नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और पहले हम बात करेंगे प्रदूषण की, क्योंकि ये समस्या गंभीर हो गई है। तो दिल्ली में ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है। इसके लागू होते ही डीजल कमर्शियल व्हीकल्स और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। और आज ये भी ऐलान कर दिया गया है कि ऑड इवन लागू होगा। ये दिवाली के एक दिन बाद 13, 15, 17 और 19 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और 14, 16, 18, 20 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। तो आपको बता दें 20 नवंबर तक ये ऑड एंड इवन जारी रहेगा। तो एयर इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में भी नजर आए हैं। ताजमहल की तस्वीरें आई, वो धुंध की चादर में छिपा हुआ दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास के इलाकों में भी वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ताजमहल की आई। और बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। आसपास के इलाकों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी हालात ख़राब ही हैं। ड्रोन से तस्वीरें जो ली गई हैं वो दिखा रही हैं पाबंदियाँ कम हैं यहाँ पर, अगर हैं भी तो उनका पालन नहीं हो रहा है। और हालात यहाँ पे भी हवा कितनी प्रदूषित है। उधर मुंबई में प्रदूषण से बिगड़ते हालात के बीच हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई में 3 घंटे ही पटाखे चलेंगे। शाम 7 बजे से 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। हाई कोर्ट ने आपको बता दें चेतावनी दी है कि वायु गुणवत्ता में सुधार करें या सभी सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकें। ये भी कहा हाई कोर्ट ने, कुछ दिन के लिए निर्माण बंद हो गया तो क्या आसमान टूट पड़ेगा। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कल से मतदान शुरू हो रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कल ही मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोट पड़ेंगे। यहाँ सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, विपक्षी जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। बीजेपी मिजोरम की 23 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। और आपको बता दें आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले हुए हैं। क्या ईडी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के मामले में समन कर सकती है? चुनावों से ठीक पहले आए इस मामले पर देखिए एक अहम रिपोर्ट। महादेव सट्टेबाजी ऐप के एक आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी कर कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था। अब इस वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल ने सीधे सीधे महादेव ऐप से पैसे लेने की बात खारिज कर दी है। भाई जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे? भाई वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। तो सब कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियो का कानून में कोई महत्व नहीं है। वीडियो स्टेटमेंट्स स्क्रीन पर कुछ पेपर दिखाकर दावे करने के कोई मायने नहीं हैं। इस तरह के वीडियो की कानून में कोई अहमियत नहीं है। ऐसे वीडियो से जांच में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ईडी शुक्रवार को ही आरोप लगा चुकी है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान केंद्र सरकार ने महादेव ऐप सहित 22 ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है जहां से सट्टेबाजी होती है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल पहली बार इस 22 ऐप्स के बारे में हमें एक नोटिस मिला ईडी से और हमने दोपहर तक, सुबह मिला नोटिस और दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया। इस ऐप के इस डिबेट में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी मालूम हुआ है
कि इस ऐप्स के बारे में 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस। उन्होंने एक भी टाइम बीच में इस 1.5 साल में कभी भी हमें नोटिफाई नहीं किया कि इसको ब्लॉक करना चाहिए। और ये जो अभी झूठ बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले हमने कहा है या 1.5 महीने पहले कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि लीगली अगर छत्तीसगढ़ पुलिस हमें एक नोटिस भेजते, ये हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता कि हम वो बैन करते, ब्लॉक करते अंडर सेक्शन 69। तो इन्होंने कुछ किया नहीं और ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता अभी हम सबको मालूम भी पड़ रहा है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 500 करोड़ 508 करोड़ का सवाल था यहाँ पर। वैसे महादेव बेटिंग ऐप के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी एसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दामिनी भाई और असीम दास ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी इनसे पूछताछ कर मामले की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राजस्थान में भी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने 200 में से 199 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसके बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके बेटे वैभव गहलोत भी उनके साथ थे। अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के इतिहास में पहली सरकार है जिसके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। ये हमारी सरकार और कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थानी सेवा के नाम काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। उधर लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें विधानसभा चुनावों में बिखरती सी दिख रही हैं क्या? मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दल आपस में उलझे हुए दिखे। सीटों का बंटवारा ना होने से नाराज अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि जो आज गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बिखर गया है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। और शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी दल बन गई है इसमें इंडिया गठबंधन धंस गया है। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा? उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले में रैली की और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज 18 साल सरकार में रहे लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव सिर पर हैं तो लाडली बहन योजना लेकर आए हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा।
फिर क्या हुआ? चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है। मुस्लिम और यादव आबादी के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं। अब महागठबंधन के नेताओं ने चुनौती दी है कि वो नए सिरे से जातिगत गणना कर लें, असलियत सामने आ जाएगी। ये सर्वे जो है ये छलावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार को एक जनसभा में बिहार के जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया। बस महागठबंधन के नेताओं ने नए सिरे से जातिगत गणना की मांग कर डाली। कहा, अमित शाह के सामने सच आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। यादव अमित शाह की कोशिश दरअसल पिछड़ा राजनीति में दरार खोजने की भी थी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या कम बताई गई है। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? वैसे जातिगत जनगणना से जुड़ी राजनीति का अगला पत्ता मंगलवार को खुलने वाला है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद राज्य में नीतीश कुमार आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण देने की बात कर सकते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा के जिन से 60 स्कूली छात्राओं का प्रिंसिपल द्वारा यौन शोषण के मामले ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पहले इन छात्राओं की शिकायत अनसुनी की गई, धमकियां दी गई इन्हें कि फेल कर देंगे। छात्राओं ने मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला शिक्षक की भूमिका की भी जांच हो रही है और राज्य महिला आयोग ने पुलिस को उसके ढीले ढाले रवैये पर फटकार भी लगाई है। जींद जिले के एक सरकारी स्कूल के इस प्राध्यापक पर 60 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। आखिरकार अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आज हमने जो आरोपी है करतार सिंह, इनको हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस थी। इनके एसआईटी ने इनकी गहनता से पूछताछ की है और पूछताछ में ये कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए और जो क्रेडिबल एविडेंसेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन के पास आए थे उसके बेसिस पे इनको गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्राओं ने मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 5 पेज की एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी थी। इसे हरियाणा के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और महिला आयोग को भी भेजा। उन्होंने प्रिंसिपल के कथित यौन हमलों का जिक्र किया और बताया कि वो उन्हें फेल करने की धमकी देते थे। प्रिंसिपल के अलावा एक महिला शिक्षक की भूमिका की भी जांच हो रही है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस को उसके ढीले ढाले रवैये पर फटकार लगाई है और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने एसपी को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको एफआईआर दर्ज करते हैं। आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना से पूरा राज्य सदमे में है, जहां से 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम शुरू हुई थी। जींद से दिलबाग अहलावत के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।